Today, we'll be discussing the EPF and MP Act of 1952 and its associated schemes. आइए एक नजर डालते हैं कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 पर। देखिए, ये एक्ट ना भारत के ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत जरूरी सोशल सिक्योरिटी नेट जैसा है। इसमें आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशन और इंश्योरेंस ये सब एक ही जगह मिल जाता है। और हाँ, कंपनियों के लिए इसे मानना कंपलसरी है। तो इसमें आपके मतलब की खास बातें क्या हैं? पहला, ये कानून आपको 3 जरूरी सुरक्षाएं देता है। ईपीएफ यानी रिटायरमेंट के लिए आपकी बचत का गुल्लक, इसमें आप और आपकी कंपनी दोनों पैसा डालते हैं। फिर है ईपीएस, इससे रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन मिलती है। हाँ, इसके लिए कम से कम 10 साल की सर्विस चाहिए। और तीसरा है ईडीएलआई, अगर कोई दुखद घटना हो जाए तो परिवार को फौरन मदद मिलती है। इसका पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। दूसरा, कंपनियों के लिए रूल्स फॉलो करना अब पूरी तरह डिजिटल और सच कहूं तो बहुत जरूरी हो गया है। उन्हें टाइम पे रजिस्टर करना होता है, कर्मचारियों का यूएएन बनवाना, केवाईसी अपडेट करवाना और हर महीने की 15 तारीख तक, याद रखिए 15 तारीख तक ऑनलाइन ईसीआर फाइल करके पैसा जमा करना होता है। देर हुई तो भारी जुर्माना, ब्याज भी और हर्जाना भी। ईपीएफओ अब सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक करता है। और तीसरा, आपके यानी कर्मचारी के लिए भी कई फायदे हैं। आप जरूरत पड़ने पर, जैसे घर, इलाज या बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए अपने ईपीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट पर या नौकरी जाने के 2 महीने बाद पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। ईडीएलआई का बीमा कवर भी अब बेहतर हो गया है, मिनिमम गारंटी के साथ। और यूएन केवाईसी लिंक होने से ऑनलाइन क्लेम, पासबुक देखना सब कुछ एकदम आसान हो गया है। तो कुल मिलाकर ये एक्ट कर्मचारियों को एक जरूरी आर्थिक सुरक्षा देता है और हाँ, कंपनियों से उम्मीद करता है कि वो अपना डिजिटल कंप्लायंस पूरा करें। अच्छा, सैलरी स्लिप तो हम सब देखते हैं ना, और उसमें एक चीज हमेशा होती है, ईपीएफ। पर ये सिर्फ एक मामूली कटौती नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें छिपे हुए रिस्क भी हैं और ऐसे फायदे भी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो आज हम ईपीएफ की इसी छिपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? बस ये कि सैलरी से 12% कट गया, रिटायरमेंट के लिए एक कंपलसरी सेविंग है। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? पर असल में कहानी इतनी सिंपल है नहीं। पर सोचिए, क्या हो अगर यही साधारण सी कटौती किसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा छिपा हुआ फाइनेंशियल ट्रैप बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, ईपीएफ सिस्टम को ना एक आइसबर्ग की तरह समझिए। वो जो 12% हमें दिखता है वो तो बस ऊपरी हिस्सा है। असली कहानी, असली रिस्क और फायदे सब पानी के नीचे छिपे हैं। तो सवाल ये है कि ये रिस्क आता कहां से है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल से शब्द में, बेसिक वेजेस या मूल वेतन। और कानून में इसकी परिभाषा इतनी कंफ्यूजिंग है कि ये कई कंपनियों के लिए एक लीगल जाल बन जाती है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। आप कानून की परिभाषा देखिए, ये नहीं बताता कि मूल वेतन में क्या है, बल्कि ये बताता है कि इसमें क्या नहीं है। तो पहली नजर में लगता है कि कंपनियां बहुत सारे अलाउंस को अलग दिखाकर अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन कम कर सकती हैं, लेकिन यही असली ट्विस्ट है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। कोर्ट ने कहा, अरे भाई, नाम कुछ भी रख लो, अगर कोई अलाउंस है जो आप हर एम्प्लॉय को हर महीने बिना फेल हुए दे रहे हो तो वो मूल वेतन का ही हिस्सा माना जाएगा। और यहीं पर कई कंपनियां अनजाने में एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस जाती हैं। और सोचिए, अगर किसी ऑडिट में ये गड़बड़ी पकड़ी गई तो क्या होगा? बहुत बुरा हाल होता है। कंपनी को सिर्फ सालों का बकाया ही नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि उस पर 12% का मैंडेटरी ब्याज और ऊपर से भारी भरकम जुर्माना भी लगता है। मतलब एक छोटी सी गलतफहमी एक बड़े फाइनेंशियल बोझ में बदल सकती है। तो ये तो हो गई कंपनी के रिस्क की बात। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। वो है एम्प्लॉय के लिए छिपे हुए फायदे। क्या आपको पता है कि आपका एक ईपीएफ कंट्रीब्यूशन असल में 3 अलग अलग सेफ्टी नेट्स तैयार करता है? हाँ, तो जो आपके एम्प्लॉयर का 12% का कंट्रीब्यूशन है ना, वो पूरा का पूरा आपकी सेविंग्स में नहीं जाता। उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 8.33%, आपकी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जाता है। मतलब ये सिर्फ बचत नहीं है, ये आपके बुढ़ापे की इनकम की गारंटी है। तो मतलब एक सिंगल कटौती और फायदे 3। पहला, ईपीएफ जो रिटायरमेंट पर आपको एक मुश्त पैसा देता है। दूसरा, ईपीएस जिससे आपको जिंदगी भर मंथली पेंशन मिलती है। और तीसरा, ईडीआईएल जो आपके परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है। ये एक पूरा सोशल सिक्योरिटी पैकेज है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती।
इसी ईडीएलआई स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए आपकी जेब से एक पैसा भी नहीं कटता, पूरा खर्चा आपका एम्प्लॉयर उठाता है। ये एक ऐसा जबरदस्त फायदा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरे सिस्टम को बदल रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ईपीएफ कंप्लायंस का तरीका बिल्कुल बदल गया है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले फाइल कर दो, गलतियां बाद में देख लेंगे। लेकिन अब सिस्टम है, पहले वेरीफाई करो फिर पे करो, सब कुछ रियल टाइम में चेक होता है। मतलब अब एम्प्लॉयर सिर्फ एक मिडिलमैन नहीं है, वो डेटा की एक्यूरेसी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और इस नई दुनिया में इंस्पेक्शन का तरीका भी स्मार्ट हो गया है। ईपीएफओ अब नज एंड वॉच अप्रोच अपनाता है। मतलब सिस्टम पहले खुद ही ऑटोमेटेड ईमेल्स और एसएमएस भेजकर कंपनियों को बताता है कि भाई यहाँ गड़बड़ है, सुधार लो। फिजिकल इंस्पेक्शन तो अब लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब सिर्फ उनके लिए जो डिजिटल वार्निंग्स को भी इग्नोर कर देते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भविष्य पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, सब कुछ डेटा पर टिका है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। पहली बात, ईपीएफ सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। दूसरी बात, वेजेस की डेफिनेशन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। तीसरी बात, एक ही कंट्रीब्यूशन से आपको सेविंग्स, पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस तीनों मिलते हैं। और सबसे जरूरी बात, अब कंप्लायंस कागजों का खेल नहीं बल्कि परफेक्ट डेटा का खेल है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब सोशल सिक्योरिटी पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएगी तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा? किसी की बुरी नीयत या बस एक छोटी सी डेटा एंट्री की गलती? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की। ये भारत में करोड़ों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जी हाँ। तो आज हम इसी ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1942 और इसके तहत जो 3 मुख्य योजनाएं हैं, ईपीएफ, पेंशन स्कीम जिसे ईपीएस कहते हैं, और इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई, इनको थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब नियमों की लिस्ट नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे कि सरकारी दस्तावेज, जो हाल के संशोधन है खासकर 2024-25 वाले, और कुछ जो कोर्ट के फैसले आए हैं उनके आधार पर समझें कि इनका असल मतलब क्या है नियोक्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए। सही कहा। मकसद ये है कि जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो इनसाइट्स हैं, वो निकल कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कानून की बिल्कुल बुनियाद से। ये एक्ट आखिर बना क्यों था, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कि जो संगठित क्षेत्र है, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर, वहां काम करने वालों के लिए रिटायरमेंट और जीवन की दूसरी जो जरूरतें हैं उनके लिए एक अनिवार्य बचत का सिस्टम बने। अनिवार्य बचत? हाँ, और इसे एक लाभकारी विधान भी मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी नियम समझने में कोई कंफ्यूजन हो, कोई अस्पष्टता हो, तो व्याख्या हमेशा कर्मचारी के हित में ही की जाएगी। अच्छा, और इसमें वो एक सिद्धांत भी है जो काफी सुना जाता है, वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड। एक बार दायरे में आ गए तो आ गए। हाँ, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए, एसएमईज के लिए। अगर किसी कंपनी में मान लीजिए 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हो गए तो वो इस कानून के दायरे में आ जाती है। ठीक है। और फिर अगर बाद में संख्या कम भी हो जाए, मान लीजिए 18 रह गए, तब भी वो दायरे में ही रहेगी, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 20वां कर्मचारी रखने का फैसला होता है ना, वो सिर्फ एक ऑपरेशनल फैसला नहीं रहता, वो एक बड़ा मतलब वित्तीय और रणनीतिक फैसला बन जाता है, क्योंकि उसके साथ फिर ये पीएफ की लागत, इसका अनुपालन, ये सब स्थायी रूप से जुड़ जाता है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, ये तो हुई दायरे की बात। अब ये कानून लागू किस पर होता है? इसमें कर्मचारी किसे माना गया है? कर्मचारी की परिभाषा बहुत ही व्यापक रखी गई है इसमें। मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जो सीधे कंपनी ने रखे हैं, बल्कि जो ठेकेदारों के जरिए काम कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी? हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार के कर्मचारी के पीएफ का अगर भुगतान नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी अंत में मुख्य नियोक्ता यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ही बनती है। अच्छा। इसी तरह प्रतिष्ठान यानी एस्टैब्लिशमेंट की परिभाषा भी बहुत फैली हुई है। एक कंपनी की जितनी भी शाखाएं हैं, विभाग हैं, चाहे वो देश में कहीं भी हों, सब एक ही प्रतिष्ठान मानी जाती हैं। समझ गई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, या कहूं कि कंफ्यूजन होता है। पीएफ किस वेतन पर कटेगा? ये जो मूल वेतन या बेसिक वेजेस की परिभाषा है वो तो काफी संकीर्ण सी लगती है, उसमें कई भत्ते शामिल नहीं दिखते। हाँ, यहीं पर अक्सर विवाद की जड़ होती है। कानून में मूल वेतन परिभाषित है, लेकिन पीएफ कटता है पीएफ वेतन पर।
इसमें मूल वेतन आता है, महंगाई भत्ता यानी डीए आता है, और अगर कोई रिटेनिंग अलाउंस मिल रहा है तो वो आता है। ठीक है। असली पेच तब फंसता है जब कंपनियां क्या करती हैं कि सैलरी का एक बड़ा हिस्सा किसी स्पेशल अलाउंस या किसी और नाम के भत्ते के तौर पर दिखा देती हैं। हाँ, ये सोचकर कि इस पर पीएफ नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल यही सोच होती है, लेकिन अदालतें इस पर बहुत साफ राय रखती हैं। वो यूनिवर्सैलिटी टेस्ट वाली बात। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह साफ किया है कि भत्ते का नाम क्या रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना यह है कि क्या वो भत्ता कंपनी के ज्यादातर कर्मचारियों को बिना किसी खास शर्त या परफॉर्मेंस के नियमित रूप से मिल रहा है। अच्छा, अगर हाँ, तो फिर वो पीएफ की गणना के लिए मूल वेतन का ही हिस्सा माना जाएगा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। तो ये तो नियोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा रिस्क है अगर सैलरी स्ट्रक्चर ठीक से ना बनाओ। बहुत बड़ा। ये एक तरह का छिपा हुआ वित्तीय जोखिम है। अगर बाद में ईपीएफओ ने जांच की और पाया कि आप किसी ऐसे भत्ते पर पीएफ नहीं काट रहे थे जिस पर कटना चाहिए था, तो आपको सालों का बकाया पीएफ, उस पर 12% का ब्याज और ऊपर से भारी हर्जाना भी देना पड़ सकता है। तो सैलरी बनाते वक्त ये सार्वभौमिकता परीक्षण ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये तो हुई कानून की नींव और कुछ परिभाषाओं की बात। अब इसके तहत जो 3 योजनाएं हैं उन पर आते हैं। ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। आपने कहा ये एक पैकेज है। हाँ, ये एक इंटीग्रेटेड पैकेज है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ ईपीएफ ले लें और ईपीएस या ईडीएलआई छोड़ दें। ये तीनों साथ चलती हैं। जो भी योगदान होता है कर्मचारी का और नियोक्ता का, वो इन तीनों योजनाओं में बढ़ जाता है। अच्छा, तो एक ही पेमेंट से तीनों में पैसा जाता है? जी, और इसीलिए अगर आप योगदान देने में चूक करते हैं तो उसका असर तीनों योजनाओं पर पड़ता है। ईपीएफ तो है आपकी बचत, आपका रिटायरमेंट फंड। ईपीएस है आपकी मासिक पेंशन के लिए, और ईडीएलआई है जीवन बीमा, अगर नौकरी के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है। और इन सब का मैनेजमेंट कौन देखता है? सारी व्यवस्था कौन चलाता है? ये काम करता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ। वही इन योजनाओं का प्रशासक है, पैसा जमा करता है, हिसाब रखता है और नियम लागू करवाता है। और नीतियां कौन बनाता है? ब्याज दर वगैरह कौन तय करता है? उसके लिए एक केंद्रीय न्यासी बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या सीबीटी। इसमें सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, नियोक्ताओं के होते हैं और कर्मचारियों के भी होते हैं। एक त्रिपक्षीय संरचना है। पीएफ पर ब्याज दर कितनी होगी, इसकी सिफारिश भी यही बोर्ड वित्त मंत्रालय को करता है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन योजनाओं को समझते हैं। सबसे पहले ईपीएफ स्कीम 1952। इसमें पैसा कैसे जमा होता है? योगदान की दरें क्या है? स्टैंडर्ड रेट तो 12% है, मतलब 12% कर्मचारी की सैलरी से कटता है और 12% नियोक्ता अपनी तरफ से मिलाता है। दोनों का 12-12%? हाँ, कुछ खास मामलों में, जैसे अगर किसी कंपनी में 20 से कम लोग हैं या कुछ खास उद्योग हैं जैसे जूट, बीड़ी, वहां ये दर 10% भी हो सकती है। कर्मचारी का जो 12% कटता है वो पूरा का पूरा उसके ईपीएफ खाते में ही जाता है? अच्छा, और जो नियोक्ता का 12% है वो कैसे बढ़ता है? हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नियोक्ता के 12% में से 8.33% हिस्सा पेंशन योजना यानी ईपीएस में चला जाता है। 8.33%। लेकिन ये 8.33% की गणना एक वेतन सीमा पर होती है। एक स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग है जो अभी 15,000 रुपए प्रति महीना है। ओके। तो ईपीएस में जो पैसा जाएगा वो कर्मचारी की सैलरी का 8.33% होगा, लेकिन अधिकतम 1250 रुपए प्रति माह, जो कि 15,000 का 8.33% है। इससे ज्यादा नहीं। तो अगर किसी की सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए है तो भी ईपीएस में 1250 रुपए ही जाएगा। हाँ, नियोक्ता के योगदान से ईपीएस में 1250 रुपए ही जाएगा। अब नियोक्ता ने जो 12% दिया था उसमें से 1250 रुपए ईपीएस में चले गए। जो बाकी बचा वो कर्मचारी की ईपीएफ खाते में जमा हो जाएगा। समझ गई। तो ये 15,000 रुपए की सीमा ईपीएस और ईडीएलआई, जिसकी बात हम आगे करेंगे, के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर किसी की सैलरी इस सीमा से ज्यादा है तो क्या वो अपनी मर्जी से ज्यादा पीएफ कटवा सकता है? हाँ, कर्मचारी चाहे तो अपने 12% से ज्यादा भी कटवा सकता है। उसको वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या वीपीएफ कहते हैं। उस पर भी वही ब्याज दर मिलती है। और अगर नियोक्ता चाहे तो वो भी कर्मचारी की पूरी सैलरी पर 12% दे सकता है, ना कि सिर्फ 15,000 रुपए की सीमा तक गणना करके। सदस्यता की बात करें तो जिनका वेतन 15,000 रुपए तक है उनके लिए तो ये अनिवार्य हो गया। जी हाँ, उनके लिए अनिवार्य है। जिनका ज्यादा है वो भी सदस्य बन सकते हैं अगर वो चाहें और उनका नियोक्ता भी सहमत हो। इसके लिए एक फॉर्म भरकर अनुमति लेनी होती है। और इस जमा पैसे पर ब्याज भी मिलता है। जी। आपने बताया वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25% दर है। ये ब्याज जुड़ता कैसे है खाते में? ब्याज की गणना तो हर महीने होती है, खाते में जो भी बैलेंस होता है उस पर। लेकिन खाते में जमा मतलब क्रेडिट साल में एक बार होता है, 31 मार्च को। टैक्स के लिहाज से ईपीएफ को बहुत अच्छा माना जाता है। सुना है ये ईईई स्टेटस वाला है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। बिल्कुल। ईईई का मतलब है 3 स्तरों पर टैक्स छूट। पहला ई यानी एग्जेम्प्ट, आपका जो योगदान है, कर्मचारी का हिस्सा, उस पर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा ई एग्जेम्प्ट, इस जमा पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अच्छा। और तीसरा ई एग्जेम्प्ट,
जब आप रिटायरमेंट पर या नौकरी छोड़ने के 5 साल बाद कुछ शर्तों के साथ ये पैसा निकालते हैं तो वो पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है। तो ये तो काफी बढ़िया है, लेकिन शायद एक छोटा सा बदलाव आया था इसमें हाल में। हाँ, एक छोटा सा नियम 2021 में जोड़ा गया। अगर कर्मचारी का खुद का योगदान मतलब उसका अपना 12% या वीपीएफ मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस 2.5 लाख रुपए से ऊपर वाली रकम पर जो ब्याज मिलेगा सिर्फ उस ब्याज पर टैक्स लगेगा। अच्छा, सिर्फ अतिरिक्त योगदान के ब्याज पर, समझ गई। अब ईपीएफ तो मुख्य रूप से रिटायरमेंट के लिए है, लेकिन क्या बीच में जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे एडवांस या आंशिक निकासी कहते हैं। कई खास जरूरतें हैं जिनके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं, जैसे अपना या परिवार का इलाज, बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की या भाई बहन की शादी, घर खरीदना या बनाना या होम लोन चुकाना। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। हाँ, कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितने साल की नौकरी चाहिए। हाँ, हर कारण के लिए अलग अलग शर्तें हैं, जैसे कितनी न्यूनतम सर्विस होनी चाहिए और कितना पैसा निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आप अपने हिस्से का पूरा पैसा या 6 महीने की सैलरी जो भी कम हो वो निकाल सकते हैं। इसके लिए सर्विस की न्यूनतम अवधि भी कम है। बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए शायद 7 साल की सर्विस चाहिए और आप अपने हिस्से का 50% तक निकाल सकते हैं। घर खरीदने या बनाने के लिए नियम थोड़े और अलग हैं, वहां ज्यादा पैसा मिल सकता है, शायद 36 महीने की सैलरी तक या कुल बैलेंस या जमीन मकान की लागत, इनमें से जो कम हो। लेकिन बार बार पैसा निकालने से तो रिटायरमेंट का फंड कम हो जाएगा ना? निश्चित रूप से, यह सुविधा जरूरतों को पूरा करने के लिए दी गई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर निकासी आपके उस अंतिम लक्ष्य यानी रिटायरमेंट के लिए जमा हो रहे पैसे को कम करती है। तो ये एक तरह का संतुलन साधना है तात्कालिक जरूरत और भविष्य की सुरक्षा के बीच। और फाइनल सेटलमेंट मतलब पूरी रकम कब निकाल सकते हैं? फाइनल सेटलमेंट के लिए मुख्य रूप से 2 स्थितियां हैं। या तो आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं या फिर आपने नौकरी छोड़ दी है और कम से कम 2 महीने से लगातार बेरोजगार हैं। 2 महीने का वेटिंग पीरियड। हाँ, आजकल ये प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। अगर आपका यूएएन एक्टिव है और केवाईसी पूरा है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 19 भरकर, वरना ऑफलाइन तरीका भी है। ठीक है, ये तो हुई ईपीएफ की बात। अब आते हैं पेंशन स्कीम पर। ईपीएस 1995, इसका पैसा कहां से आता है? इसमें तो कर्मचारी का सीधा योगदान नहीं होता। सही कहा, इसमें कर्मचारी की सैलरी से सीधा पैसा नहीं कटता। जैसा हमने पहले बात की थी, जो नियोक्ता 12% देता है उसी में से 8.33% हिस्सा ईपीएस फंड में जाता है। लेकिन यह गणना 15,000 रुपए की मासिक वेतन सीमा पर होती है, तो अधिकतम 1250 रुपए प्रति माह। और सरकार भी कुछ देती है इसमें? हाँ, केंद्र सरकार भी कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपए की सीमा तक का 1.16% अपनी तरफ से योगदान करती है। अच्छा, तो ये योजना काम कैसे करती है? ये डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, ये सुना है, इसका क्या मतलब है? हाँ, यही इसकी सबसे खास बात है और चुनौती भी। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब है कि रिटायरमेंट पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये एक तय फॉर्मूले से निकलेगी। ये इस पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके खाते में कुल कितना पैसा जमा हुआ। ओके। लेकिन इसका पैसा आ रहा है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन तरीके से, यानी हर महीने एक निश्चित रकम 1250 रुपए प्लस सरकार का हिस्सा ही जमा हो रही है। अब इसमें एक भविष्य का रिस्क छुपा है। जैसे जैसे लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है, सैलरी बढ़ती है, तो क्या भविष्य में पेंशन देने के लिए ये जमा हुआ पैसा काफी होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर एक्चुअरीज लगातार काम करते हैं। ये तो है। अच्छा, पेंशन पाने के लिए न्यूनतम कितने साल की सर्विस जरूरी है? मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की पेंशनेबल सर्विस यानी पेंशनेबल सर्विस होनी जरूरी है। 10 साल। और पेंशन मिलती कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा भाग 70। बिल्कुल। यहाँ पेंशनेबल सैलरी का मतलब है आपकी नौकरी छोड़ने से ठीक पहले के आखिरी 60 महीनों यानी 5 साल की औसत मासिक सैलरी, सिर्फ बेसिक और डीए, और ये भी 15,000 रुपए प्रति माह पर सीमित है। यानी पिछले 5 साल का औसत 15,000 की सीमा के साथ। हाँ, और पेंशनेबल सर्विस वो कुल समय है जितने साल आपने ईपीएस में योगदान दिया है। अगर 6 महीने या उससे ज्यादा का समय है तो उसे पूरा 1 साल गिना जाता है। अच्छा, इसमें अलग अलग तरह की पेंशन भी होती है क्या, जैसे जल्दी रिटायरमेंट या कुछ और? जी हाँ, कई तरह की पेंशन है। एक तो है सामान्य रिटायरमेंट पेंशन जो 58 साल की उम्र में मिलती है। दूसरी है अर्ली पेंशन, आप 50 साल की उम्र के बाद कभी भी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन 58 साल से जितने साल पहले लेंगे हर साल के लिए आपकी पेंशन 4% कम हो जाएगी। अच्छा, घट जाएगी। हाँ, फिर अगर कोई सदस्य नौकरी के दौरान स्थायी रूप से पूरी तरह विकलांग हो जाता है तो उसे भी पेंशन मिलती है, चाहे उसकी सर्विस 10 साल हुई हो या नहीं। और बहुत महत्वपूर्ण है, सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली पेंशन। वो किसे और कितनी मिलती है? अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा या विधुर को सदस्य को मिलने वाली पेंशन की आधी रकम मिलती है जीवन भर। साथ ही उनके बच्चों को भी पेंशन मिलती है 25 साल की उम्र तक, अधिकतम 2 बच्चों तक, जो विधवा पेंशन का 25% होती है। अगर सदस्य के पति पत्नी भी नहीं है और बच्चे अनाथ हैं तो उन्हें ज्यादा पेंशन, विधवा पेंशन का 75% तक मिलती है। ये तो परिवार के लिए एक बड़ी सुरक्षा है। अच्छा,
अगर किसी की नौकरी 10 साल से कम रही, मान लीजिए 8 साल, तो उसे पेंशन तो मिलेगी नहीं, उसका क्या होगा? उसे मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। सही कहा। उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक, वो अपना पैसा एकमुश्त निकाल सकता है, जिसे विड्रॉल बेनिफिट कहते हैं। ये फॉर्म 10C भरकर किया जाता है। ठीक है, और दूसरा विकल्प? दूसरा और शायद बेहतर विकल्प है, वो स्कीम सर्टिफिकेट ले लें। ये भी फॉर्म 10C भरकर ही मिलता है। इसका फायदा यह है कि ये सर्टिफिकेट आपकी 8 साल की सर्विस को प्रमाणित करता है। जब आप अगली नौकरी ज्वाइन करेंगे जहां पीएफ कटता है, तो आप ये सर्टिफिकेट देकर अपनी पुरानी सर्विस को नई सर्विस से जुड़वा सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए अगली नौकरी में 2 साल और काम किया, तो 8 + 2 10 साल हो गए, और फिर वो पेंशन का हकदार हो जाएगा। बिल्कुल। स्कीम सर्टिफिकेट से आपकी सर्विस टूटती नहीं है, वो आगे जुड़ जाती है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। अच्छा, पिछले कुछ समय से ये हायर पेंशन ऑप्शन का मामला बहुत चर्चा में था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर ईपीएफओ ने कई सर्कुलर निकाले, नियोक्ताओं को पुराने रिकॉर्ड जमा करने पड़े। वो क्या था संक्षिप्त में? हाँ, वो मामला थोड़ा जटिल था। ये मूलतः उन लोगों के लिए था जो सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य बने थे और जिनकी सैलरी उस समय की वेतन सीमा, जो पहले 5,000 या 6500 रुपए थी, से ज्यादा थी, और उन्होंने शायद अपने पूरे वेतन पर पीएफ कटवाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें एक मौका दिया कि वो अपनी पेंशन की गणना भी अपने पूरे वेतन पर, न कि 15,000 रुपए की सीमा पर करवा सकें, ताकि उन्हें रिटायरमेंट पर ज्यादा पेंशन मिले। इसके लिए उन्हें एक ऑप्शन फॉर्म भरना था और उनके ईपीएफ खाते से कुछ पैसा निकालकर ईपीएस खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत थी। प्रक्रिया काफी लंबी चली, कई डेडलाइंस बढ़ी, और अब वो विंडो बंद हो चुकी है। यानी अब वो विकल्प उपलब्ध नहीं है? जी, अब नहीं है। और एक बात और चल रही है, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की। अभी शायद 1,000 रुपए प्रति माह है। हाँ, 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह तय की थी। तब से इसे बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है। कई प्रस्ताव आए हैं 2,500 या 3,000 या उससे भी ज्यादा करने के। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, ईपीएस स्कीम की अपनी वित्तीय चुनौतियां हैं। ये एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, तो सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले इसके लंबे समय के वित्तीय प्रभाव का आकलन करना होता है। विचार चल रहा है, पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। समझ गई। चलिए अब तीसरी योजना पर आते हैं। EDLI यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। ये क्या चीज है? ये असल में एक जीवन बीमा योजना है। बहुत सरल। अगर किसी ईपीएफ सदस्य की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को ईपीएफओ की तरफ से एक मुश्त बीमा राशि मिलती है। अच्छा, ये इंश्योरेंस कवर है। इसका प्रीमियम कौन देता है? कर्मचारी की सैलरी से कटता है? नहीं, इसका प्रीमियम पूरी तरह से नियोक्ता देता है। कर्मचारी की सैलरी से इसके लिए कोई कटौती नहीं होती। ये तो अच्छी बात है। कितना प्रीमियम देता है नियोक्ता? नियोक्ता कर्मचारी के पीएफ वेज का, यानी वही 15,000 रुपए की सीमा लागू होती है, 5% योगदान ईडीएलआई स्कीम में करता है। तो अधिकतम ये 75 रुपए प्रति माह प्रति कर्मचारी बनता है। सिर्फ 75 रुपए महीने में इंश्योरेंस कवर? कितना कवर मिलता है इसमें? इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा फॉर्मूला आधारित है। ये सदस्य के पिछले 12 महीने की औसत सैलरी 15,000 रुपए की सीमा के साथ और उसके ईपीएफ खाते में पिछले 12 महीने के औसत बैलेंस, इन दोनों पर निर्भर करता है। राशि तय की गई है। अगर सदस्य की मृत्यु से ठीक पहले कम से कम 12 महीने लगातार नौकरी थी, तो न्यूनतम 2.5 लाख रुपए का कवर मिलता है और अधिकतम सीमा 7 लाख रुपए है। न्यूनतम 2.5 लाख, अधिकतम 7 लाख। जी, और हाल में इसमें कुछ सुधार भी हुए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल सके, खासकर अगर नौकरी की निरंतरता में कोई छोटा मोटा ब्रेक आया हो। क्या कंपनियां इससे छूट ले सकती हैं, जैसे अगर वो कोई प्राइवेट ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही हो? हाँ बिल्कुल, कानून में इसका प्रावधान है, धारा 17(2)(a)। अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी प्राइवेट ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है जिसके फायदे ईडीएलआई स्कीम के फायदों से बेहतर हों, तो वो ईपीएफओ से ईडीएलआई स्कीम के योगदान से छूट ले सकता है। तो ईडीएलआई एक तरह से एक न्यूनतम गारंटी हो गई। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एक रेगुलेटरी मिनिमम स्टैंडर्ड है। इससे कम का कवर तो नहीं दे सकते। इसका क्लेम कैसे होता है? इसके लिए फॉर्म 5IF होता है, जो सदस्य के नॉमिनी या कानूनी वारिस को भरना होता है। अक्सर जब सदस्य की मृत्यु के बाद फाइनल पीएफ सेटलमेंट फॉर्म 20 और पेंशन फॉर्म 10D के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी के साथ ये फॉर्म भी जमा कर दिया जाता है। इसे नियोक्ता द्वारा सत्यापित करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई तीनों योजनाएं, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई, और उनके फायदे कर्मचारियों के लिए। अब जरा नियोक्ताओं के नजरिए से देखते हैं, उनके लिए अनुपालन मतलब कंप्लायंस कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या करना पड़ता है। कंप्लायंस तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। सबसे पहला कदम है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कोई प्रतिष्ठान इस एक्ट के दायरे में आता है, उसे रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। आजकल ये प्रक्रिया ऑनलाइन है, श्रम सुविधा पोर्टल के जरिए होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर सबसे बड़ा और लगातार चलने वाला काम है हर कर्मचारी का यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मैनेज करना। अगर नया कर्मचारी है तो यूएएन जनरेट करना, अगर पुराना है तो उसका पिछला यूएएन लिंक करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है केवाईसी अपडेट करवाना और वेरीफाई करवाना। केवाईसी में क्या क्या आता है? आधार, पैन? हाँ, मुख्य रूप से आधार, पैन और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये तीनों चीजें यूएएन से लिंक और वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। आजकल ईपीएफओ की ज्यादातर ऑनलाइन सेवाएं जैसे ट्रांसफर क्लेम, एडवांस निकालना, यहां तक कि फाइनल सेटलमेंट भी इसी केवाईसी पर निर्भर करती हैं।
तो ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो कर्मचारी का केवाईसी पूरा करवाए? बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। अच्छी बात यह है कि अगर केवाईसी कंप्लीट और वेरीफाइड है तो कर्मचारी कई काम खुद ही ऑनलाइन कर सकता है, जैसे एक कंपनी से दूसरी में जाने पर पीएफ ट्रांसफर करना या अपनी कुछ डिटेल्स अपडेट करना। इसमें नियोक्ता के अप्रूवल की जरूरत अब काफी कम हो गई है। ये तो कर्मचारियों के लिए सुविधा हो गई। और हर महीने नियोक्ता को क्या करना होता है? हर महीने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ईसीआर फाइल करना और पेमेंट करना। ईसीआर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न। अच्छा, रिटर्न और चालान एक साथ? हाँ, इसमें आपको उस महीने के सभी कर्मचारियों की पीएफ कटने वाली सैलरी, उनका योगदान, नियोक्ता का योगदान, ये सारी डिटेल्स देनी होती हैं और इसी के आधार पर एक चालान जनरेट होता है जिसका आपको पेमेंट करना होता है। इसकी आखिरी तारीख क्या होती है? अगले महीने की 15 तारीख। मतलब अगर आप अप्रैल महीने का ईसीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको 15 मई तक फाइल भी करना है और पेमेंट भी कर देना है। सुना है इस ईसीआर सिस्टम में भी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, शायद सितंबर 2025 से। हाँ बिल्कुल, एक नया संशोधित ईसीआर 2.0 सिस्टम लाने की तैयारी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट को अलग किया जा रहा है। वो कैसे? अब ऐसा होगा कि आप पहले अपनी ईसीआर फाइल करेंगे, ईपीएफओ का सिस्टम आपके दिए गए डेटा को जैसे यूएएन, नाम, सैलरी वगैरह अपने मास्टर डेटाबेस से मिलाएगा। एक तरह का रियल टाइम डिजिटल ऑडिट होगा। अच्छा, अगर सब कुछ सही पाया गया तभी पेमेंट करने का चालान या लिंक जनरेट होगा। अगर कोई गड़बड़ी है, जैसे केवाईसी मिसमैच है या यूएएन गलत है, तो आपको पहले उसे ठीक करना होगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। बाप रे, ये तो काफी सख्त लग रहा है। पहले पास करो फिर पे करो जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे ईपीएफओ का मकसद यह है कि डेटा की शुद्धि बिल्कुल शुरू में ही सुनिश्चित हो जाए। इसमें गलतियां सुधारने और अगर कोई पिछला बकाया है तो उसे भरने के लिए भी व्यवस्थित तरीके होंगे। एकीकृत दंड गणना भी शायद इसी में शामिल हो। तो नियोक्ता की भूमिका अब सिर्फ पैसा काटकर जमा करने वाले की नहीं रही, अब वो डेटा की सटीकता के लिए भी जिम्मेदार हो गया, एक तरह से डेटा फिड्यूशरी जैसा। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। भूमिका अब डेटा फिड्यूशरी की ही हो गई है। और क्या रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं नियोक्ता को? रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। सैलरी रजिस्टर, अटेंडेंस रिकॉर्ड, कौन कर्मचारी कब आया, कब गया, ज्वाइनिंग लीविंग डेट्स, आपने जो ईसीआर फाइल किए और चालान जमा किए उनकी कॉपी, और बहुत जरूरी कर्मचारियों से भरवाए गए नॉमिनेशन फॉर्म 2। नॉमिनेशन फॉर्म क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ईपीएस की फैमिली पेंशन और ईडीएलआई का बीमा क्लेम उसी नॉमिनी को मिलता है जिसका नाम फॉर्म 2 में लिखा होता है। अगर ये फॉर्म नहीं भरा है या गुम हो गया है तो क्लेम प्रोसेस में बहुत दिक्कतें आती हैं। समझ गई। अब मान लीजिए कंप्लायंस में कोई चूक हो गई, पेमेंट लेट हो गया 15 तारीख के बाद, तो क्या नतीजे होते हैं, क्या पेनल्टी लगती है? हाँ, 2 तरह की देनदारी बनती है अगर पेमेंट में देरी होती है। पहली चीज है ब्याज, जो धारा 7Q के तहत लगता है। ये अनिवार्य है, मतलब लगना ही लगना है। कितना ब्याज? ये 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज होता है, जितनी अवधि की देरी हुई है उसके लिए। ये प्यूनिटिव नहीं है, ये सिर्फ देरी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई है। ठीक है, 12% ब्याज। और दूसरी देनदारी, वो हर्जाने वाली बात? हाँ, वो है धारा 14B के तहत लगने वाला हर्जाना यानी डैमेजेस। ये प्यूनिटिव है, मतलब दंडात्मक प्रकृति का है। ये ईपीएफओ के अधिकारी लगाते हैं और ये विवेकाधीन होता है, मतलब वो परिस्थितियों को देखकर तय करते हैं। इसकी दरें क्या है? सुना है इसमें भी बदलाव हुआ है। हाँ, जून 2024 से इसकी दरों को सरल बना दिया गया है। पहले अलग अलग स्लैब होते थे देरी की अवधि के हिसाब से, 5% से लेकर 25% तक। अब एक समान दर लागू कर दी गई है देरी की पूरी अवधि के लिए, 1% प्रति माह। 1% प्रति माह यानी 12% सालाना। हाँ, प्रभावी रूप से 12% सालाना। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये छोटी देरी के लिए भी लागू होता है। तो पहले के मुकाबले छोटी देरी पर हर्जाना ज्यादा लग सकता है और इसमें छूट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। सिर्फ खास परिस्थितियों में ही मिलती है, जैसे अगर कंपनी बीमार घोषित हो, बीआईएफआर मामले। और क्या इसके लिए ये साबित करना पड़ता है कि नियोक्ता की नीयत खराब थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेंस रिया या गलत इरादे पर निर्भर नहीं करता। सिर्फ ये तथ्य कि भुगतान में चूक हुई है, हर्जाना लगाने के लिए काफी है। यानी चूक हुई तो हर्जाना लग सकता है, सख्त है। क्या ईपीएफओ जांच या ऑडिट भी कर सकता है कंपनियों का? हाँ, उनके पास धारा 13 के तहत जांच करने, रिकॉर्ड तलब करने के अधिकार हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब उनका तरीका बदल रहा है। वो फिजिकल इंस्पेक्शन कम कर रहे हैं। तो फिर कैसे निगरानी रखते हैं? वो अब नज एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। नज मतलब पहले सिस्टम के जरिए ऑटोमेटेड रिमाइंडर, नोटिस भेजकर आपको सचेत करना। फिर वॉच मतलब ऑनलाइन डेटा का विश्लेषण करना, ई वेरिफिकेशन करना। अगर फिर भी गड़बड़ी लगती है या कोई शिकायत आती है, तभी फिजिकल इंस्पेक्शन या ऑडिट होता है। जोर अब रिस्क आधारित, डेटा चालित निगरानी पर ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज होती है एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स। कुछ बड़ी कंपनियां अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट चलाती हैं, वो क्या होता है? हाँ, कानून इसकी इजाजत देता है, धारा 17। अगर कोई कंपनी चाहे और ईपीएफओ द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करे तो वो अपना खुद का प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बना सकती है और उसे मैनेज कर सकती है। ऐसी कंपनियों को छूट प्राप्त प्रतिष्ठान या एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। उन्हें किन चीजों से छूट मिलती है? उन्हें ईपीएफ स्कीम, पैसा जमा करने और मैनेज करने, और ईडीएलआई स्कीम से छूट मिल सकती है।
लेकिन ईपीएस यानी पेंशन स्कीम से छूट नहीं मिलती। ईपीएस का पैसा उन्हें हर महीने ईपीएफओ को ही जमा कराना होता है। लेकिन अपना ट्रस्ट चलाने की शर्तें तो बहुत सख्त होंगी। बेहद सख्त। उन्हें एक अलग अटल ट्रस्ट बनाना होता है। उसके न्यासी बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियोक्ता और कर्मचारियों के बराबर प्रतिनिधि होने चाहिए। सरकार जो निवेश के नियम बताती है उनका सख्ती से पालन करना होता है। और ब्याज? उन्हें कम से कम उतनी ब्याज दर देनी होती है जितनी ईपीएफओ हर साल घोषित करता है। अगर उनके निवेश से कम कमाई होती है तो जो कमी है वो नियोक्ता को अपनी जेब से पूरी करनी पड़ती है। ओहो। 30 दिन के अंदर हर साल अपने ट्रस्ट का ऑडिट एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना होता है और उसकी रिपोर्ट ईपीएफओ को भेजनी होती है। निरीक्षण शुल्क भी देना होता है। यानी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और हाल ही में 2023 के अंत में ईपीएफओ ने इन छूट प्राप्त ट्रस्टों के लिए नए संचालन प्रक्रियाएं एसओपीज जारी की हैं। इनसे नियंत्रण और भी कड़ा हो गया है। अब एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स बना दी गई है। अगर कोई ट्रस्ट गंभीर उल्लंघन करता है, जैसे लगातार 3 साल घाटे में रहता है या निवेश नियमों का पालन नहीं करता, कैटेगरी ए उल्लंघन, तो उसकी छूट अनिवार्य रूप से रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी अब छूट मिलना और उसे बनाए रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। निश्चित रूप से निगरानी बहुत बढ़ गई है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, हाल के सालों में खासकर 2024-25 के आसपास बहुत सारे बदलाव हुए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। अब देखिए, संशोधित ईसीआर आ रहा है, क्लेम सेटलमेंट ऑनलाइन और आसान हो रहे हैं। अगर केवाईसी पूरा है तो बैंक पासबुक, चेकलीफ की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। यूएएन और केवाईसी पर जबरदस्त फोकस है। पेंशन पेमेंट के लिए भी केंद्रीकृत सिस्टम सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से लागू करने की बात है। सब कुछ डिजिटल, सेंट्रलाइज्ड और डेटा ड्रिवन हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे ईपीएफओ एक नए अवतार में आ रहा है, ईपीएफओ 3.0 जैसा कुछ। आप कह सकती हैं। विजन यही लगता है कि सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा कुशल और ज्यादा सदस्य केंद्रित, मेंबर सेंट्रिक बनाया जाए। पहले फोकस शायद प्रतिष्ठान पर ज्यादा होता था, अब सदस्य पर ज्यादा है। इसका नियोक्ताओं के लिए क्या संदेश है? उन्हें अब किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन बदलते हालातों में? बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है एक मजबूत और सटीक एचआरएमएस और पेरोल सिस्टम। दूसरा, हर महीने ईसीआर फाइल करने से पहले डेटा की बारीकी से जांच करना, एक तरह का प्री पेरोल ऑडिट। तीसरा, कंप्लायंस कैलेंडर बनाकर सभी डेडलाइंस का सख्ती से पालन करना। चौथा, अपने सैलरी स्ट्रक्चर की नियमित रूप से समीक्षा करना, खासकर जो भत्ते दिए जा रहे हैं वो कहीं अदालती फैसलों के खिलाफ तो नहीं जाते। पांचवा, ईसीआर, चालान और बैंक स्टेटमेंट का नियमित मिलान करना। और छठा, कर्मचारियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना ताकि उनका केवाईसी अपडेटेड रहे और वो ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। अब अनुपालन सिर्फ एक कानूनी खाना पूरी नहीं है, ये अच्छे डेटा मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी अपनाने का मामला बन गया है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मुख्य बातें क्या हैं जो हमारे श्रोताओं को ध्यान में रखनी चाहिए? सार यही है कि ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई ये तीनों मिलकर भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ है। लेकिन ये सिस्टम अब स्थिर नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है। हाँ, बदलाव तेज है। ये ज्यादा डिजिटल हो रहा है, ज्यादा डेटा पर निर्भर हो रहा है और ज्यादा सदस्य उन्मुख हो रहा है। नियोक्ताओं के लिए इसका मतलब है कि अनुपालन अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और तकनीकी मामला है, जिसमें डेटा की सटीकता सबसे ऊपर है। चूक की गुंजाइश कम होती जा रही है। और कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपना यूएएन एक्टिव रखें, केवाईसी अपडेटेड रखें और ईपीएफओ द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करना सीखें। जानकारी ही बचाव है और सुविधा भी। बिल्कुल सही कहा। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हमेशा की तरह एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, और आज शायद 2 सवाल हैं। पहला, जैसे जैसे ईपीएफओ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, ऑटोमेशन ला रहा है और सीधे सदस्यों से जुड़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इससे नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का जो पारंपरिक रिश्ता है, खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग और पीएफ से जुड़े मामलों में, वो बदलेगा? नियोक्ता की भूमिका कहां तक रह जाएगी? ये दिलचस्प सवाल है। और दूसरा पहलू ये है कि ये जो नया सिस्टम है, जो शुरू से ही लगभग परफेक्ट डेटा मांगता है, जैसे नया ईसीआर, तो ये उन छोटे व्यवसायों के लिए क्या मायने रखता है जो शायद अभी भी उतने तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है? क्या ये उनके लिए अनुपालन को और मुश्किल बना रहा है या फिर उन्हें भी मजबूर कर रहा है कि वो ज्यादा व्यवस्थित हों, ज्यादा टेक्नोलॉजी अपनाएं और लंबे समय में इसका फायदा उठाएं? ये दोनों ही सोचने वाले बिंदु हैं। इन सवालों के साथ ही हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार।
आज हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो हाल में डिजिटल बदलाव हुए हैं उनके बारे में। और सवाल ये है कि क्या ये जो नए सिस्टम्स आए हैं, खासकर ये जो नया इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न या ईसीआर है और जो दूसरी मेंबर सेंट्रिक सर्विसेज हैं, क्या ये वाकई एम्प्लॉयर्स के लिए मतलब नियोक्ताओं के लिए कंप्लायंस को आसान बना रही हैं या फिर अनजाने में एक नई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी, एक जटिलता पैदा कर रही हैं, खासकर डेटा एक्यूरेसी और मैनेजमेंट के बढ़ते रिस्क के साथ। बिल्कुल, और जैसा हमारे श्रोता जानते ही हैं, हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये सोर्स मटेरियल में दिए गए फैक्ट्स और एनालिसिस पर ही आधारित है। इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 का जो फ्रेमवर्क है वो शामिल है। साथ ही सितंबर 2025 से जो नया ईसीआर सिस्टम लागू होना है उसकी डिटेल्स, जून 2024 से पेनल्टी की जो नई दरें आई हैं और दूसरे डिजिटलाइजेशन के जो एफर्ट्स हैं वो सब इसमें कवर्ड हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो डिजिटल बदलाव हैं, अगर इन्हें होलिस्टिकली मतलब समग्र रूप से देखा जाए तो ये कंप्लायंस प्रक्रिया को काफी हद तक स्ट्रीमलाइन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और इसे ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। और इसका फायदा अल्टीमेटली एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों को होता है। और मेरा तर्क ठीक इसके उलट है। मेरा मानना है कि ये बदलाव और खासकर जिस तरह से इन्हें लागू किया गया है ये एम्प्लॉयर्स पर डेटा मैनेजमेंट का एक अभूतपूर्व बोझ डालते हैं और जो फाइनेंशियल रिस्क हैं उन्हें भी काफी बढ़ा देते हैं, जिससे कंप्लायंस आसान होने के बजाय मुझे लगता है ज्यादा जटिल और नाजुक हो गया है। तो चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए, ईपीएफओ का ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई एक चीज नहीं है, इसके कई पहलू हैं। इसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन का आना है, ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा है, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस है और अब ये नया संशोधित ईसीआर है। ये सब मिलकर कंप्लायंस प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब जैसे यूएएन है, जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी काफी डिटेल में बताया गया है, इसने न सिर्फ मेंबर्स के लिए अकाउंट पोर्टेबिलिटी आसान की है बल्कि उन्हें सीधी ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है, जैसे अपनी पासबुक देखना हो, केवाईसी अपडेट करना हो या अलग अलग तरह के क्लेम ऑनलाइन फाइल करने हो। इसका सीधा नतीजा ये है कि एम्प्लॉयर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है। मेंबर अब कई कामों के लिए सीधे ईपीएफओ से इंटरैक्ट कर सकता है। हाँ, नहीं, ये मेंबर एम्पावरमेंट वाली बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल वही है कि इसको एनेबल करने का जो ग्राउंड लेवल बर्डन है वो कौन उठा रहा है? हाँ, मैं आपके इस सवाल पर जरूर आऊंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जरा इस संशोधित ईसीआर सिस्टम को देख लेते हैं जो सितंबर 2025 से मैंडेटरी हो जाएगा। इसने क्या किया है कि रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट इन दोनों प्रक्रियाओं को अलग कर दिया है। ये एक अहम बदलाव है क्योंकि अब सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन जो है वो पेमेंट से पहले डेटा एक्यूरेसी पक्का करता है। ये उस पुराने सिस्टम से अलग है जहां एम्प्लॉयर पहले फाइल कर देते थे और बाद में गलतियां सुधारते रहते थे। सोर्स के हिसाब से एक और फायदा है कागजी कार्रवाई में कमी। जैसे जो नॉन एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए फॉर्म 3A और 6A जैसे एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत अब करीब करीब खत्म हो गई है क्योंकि सारा डेटा मंथली ईसीआर के जरिए लगभग रियल टाइम में कैप्चर हो रहा है। और फिर ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं, जैसे सेक्शन 7Q के तहत अगर पेमेंट में देरी होती है तो ब्याज की ऑटो कैलकुलेशन। ये ट्रांसपेरेंसी लाती हैं और कंप्लायंस को ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाती हैं। तो संक्षेप में मेरा मानना है कि ये सुधार उन एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस को ज्यादा एफिशिएंट और कम बोझल बनाते हैं जो अपने प्रोसेस ठीक रखते हैं और डेटा एक्यूरेसी को प्राथमिकता देते हैं। मैं इस पूरी तस्वीर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। ये जो डिजिटल बदलाव हैं, खासकर ये ईसीआर सिस्टम और डेटा मैनेजमेंट पर जो जोर है, ये एम्प्लॉयर की भूमिका को फंडामेंटली बदल रहे हैं। एम्प्लॉयर अब सिर्फ कंट्रीब्यूशन जमा करने और रिटर्न फाइल करने वाला एक इंटरमीडियरी नहीं रह गया है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में साफ साफ कहा गया है, वो फैक्चुअली एक डेटा फिड्यूशरी बन गया है। इसका मतलब यह है कि उन पर न सिर्फ डेटा सबमिट करने की बल्कि उसकी एक्यूरेसी की गारंटी देने की भी भारी जिम्मेदारी आ गई है। सोर्स पर डेटा की सटीकता अब सब कुछ है और उसकी पूरी लायबिलिटी एम्प्लॉयर की है। संशोधित ईसीआर सिस्टम, खासकर इसकी जो सख्त प्री वैलिडेशन चेक्स हैं, वो एम्प्लॉयर्स पर जबरदस्त प्रेशर डालती हैं। सोर्स मटेरियल साफ बताता है कि अगर एक भी एम्प्लॉय के डेटा में जरा सी भी गड़बड़ है, मान लीजिए कोई इनवैलिड यूएएन है, आधार लिंक नहीं है या सैलरी के हिसाब से ईपीएस कंट्रीब्यूशन गलत है, तो पूरी की पूरी मंथली ईसीआर फाइल रिजेक्ट हो सकती है। यह कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब है कि बाकी सैकड़ों या हजारों एम्प्लॉयज जिनके डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी कंट्रीब्यूशन लेट होगा। इससे न सिर्फ सेक्शन 7Q के तहत ब्याज का रिस्क बनता है, बल्कि सेक्शन 14B के तहत भारी जुर्माने का भी। लेकिन क्या डेटा की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सख्ती जरूरी नहीं है? क्या ये लॉन्ग टर्म में सिस्टम को क्लीन नहीं करेगा?
क्वालिटी जरूरी है बेशक, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है वो कई एम्प्लॉयर्स के लिए, खासकर छोटे और मझोले उद्यमों के लिए अव्यावहारिक हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा चिंता की बात, जिसका सोर्स में भी जिक्र है, वो ये है कि संशोधित ईसीआर में पेमेंट के बाद कंट्रीब्यूशन में नीचे की ओर सुधार, मतलब डाउनवर्ड रिवीजन की इजाजत नहीं है। सोचिए जरा, एक कॉम्प्लेक्स सैलरी स्ट्रक्चर वाली कंपनी की, जहां ओवरटाइम, बोनस या दूसरे वेरिएबल पेमेंट्स के कारण फाइनल कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। अगर एम्प्लॉयर ने गलती से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया है तो उसे वापस पाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये उस फ्लेक्सिबिलिटी को जो पहले थी कि अभी फाइल करो बाद में सुधार लो, उसे पूरी तरह खत्म कर देता है और एम्प्लॉयर्स के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क पैदा करता है। फिर ऑटोमेटेड पेनल्टी कैलकुलेशन का मुद्दा है, खासकर सेक्शन 14B के तहत जो नई फ्लैट रेट आई है 14 जून 2024 से 1% प्रतिमाह या 12% सालाना। ये छोटी मोटी चूक के लिए भी पेनल्टी को पिछली स्लैब बेस्ड रेट्स, जो 2 महीने तक की देरी के लिए सिर्फ 5% सालाना थी, के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ये साफ तौर पर देरी के प्रति जीरो टॉलरेंस का इशारा है। और आखिर में नया नज एंड वॉच इंस्पेक्शन अप्रोच। हालांकि इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी लाना है, लेकिन यह सिस्टम ड्रिवन एनफोर्समेंट पर इतना जोर देता है कि छोटी छोटी चूकों के भी तुरंत और लगभग तय फाइनेंशियल नतीजे हो सकते हैं। यह सरलीकरण नहीं है, यह रिस्क और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का एम्प्लॉयर की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जिसके लिए मजबूत इंटरनल सिस्टम्स, बेहतर डेटा गवर्नेंस और शायद ज्यादा रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चलिए इस संशोधित ईसीआर सिस्टम के वास्तविक प्रभाव पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आप कहते हैं कि प्री वैलिडेशन सख्त है, लेकिन क्या यह आखिरकार डेटा क्वालिटी में सुधार नहीं करेगा, जिससे भविष्य में जो गड़बड़ियां होती हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रोका जा सकेगा? सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन हाँ शुरू में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर लॉन्ग रन में ये एम्प्लॉयर्स को अपनी प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए प्रेरित करेगा। सोर्स ये भी बताता है कि रिटर्न और पेमेंट को जो अलग किया गया है, उससे एम्प्लॉयर्स को उनके कैश फ्लो पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। वो पहले रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी जान सकते हैं और फिर पेमेंट का इंतजाम कर सकते हैं। और जहां तक सुधार की बात है, जैसा मटेरियल में बताया गया है, सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मौजूद है। ऐसा नहीं है कि रास्ता बिल्कुल बंद है। मैं मानता हूं कि एक स्ट्रक्चर्ड सुधार प्रक्रिया है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज है। सप्लीमेंट्री रिटर्न सिर्फ छूटे हुए कंट्रीब्यूशन के लिए है, ज्यादा पेमेंट के लिए नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न की प्रक्रिया भी आसान नहीं है, खासकर जब ओरिजिनल पेमेंट पहले ही हो चुका हो। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो प्री वैलिडेशन की सख्ती का है। ये सिर्फ क्लरिकल एरर की बात नहीं है। सोर्स इशारा करता है कि ये सिस्टम का नेचर है। ये एक बैच प्रोसेस है। एक एम्प्लॉय के डेटा में प्रॉब्लम, चाहे वो यूएएन आधार लिंकिंग फेलियर हो या गलत डेट ऑफ बर्थ, पूरे बैच को रोक देती है। इसका मतलब है कि अगर एक बड़ी कंपनी में मान लीजिए 5000 एम्प्लॉय हैं और 5 के डेटा में इशू है, तो बाकी 4995 एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन भी टाइम पर जमा नहीं हो पाएगा। इससे न सिर्फ ब्याज और संभावित पेनल्टी लगती है, बल्कि एम्प्लॉय रिलेशंस पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है, जब एम्प्लॉय देखते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन टाइम पर जमा नहीं हो रहा। और ये जो डाउनवर्ड रिवीजन पर रोक है, ये वास्तविक गलतियों के लिए एम्प्लॉयर्स को सजा देती है और फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत कम कर देती है। सोर्स इसे बिल्कुल सही तरीके से रियल टाइम डेटा ऑडिट कहता है, जो कंप्लायंस को बहुत ही फ्रेजाइल, मतलब भंगुर बना देता है। ये एफिशिएंसी नहीं, बल्कि एक तरह की प्रोसीजरल रिजिडिटी है जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस को नजरअंदाज करती है। अब आते हैं एम्प्लॉयर की बदलती भूमिका पर। क्या ये वाकई सशक्तिकरण है या सिर्फ बोझ? मेरा तर्क ये है कि एम्प्लॉयर की भूमिका हमेशा से ही अपने कर्मचारियों से जुड़ा सटीक डेटा मेंटेन करने और प्रोवाइड करने की रही है। ईपीएफ एक्ट के तहत ये उनकी एक इनहेरेंट जिम्मेदारी है। डिजिटलीकरण ने सिर्फ इस जिम्मेदारी को ज्यादा पारदर्शी और इसके परिणामों को ज्यादा तत्काल बना दिया है, लेकिन ये कोई नई जिम्मेदारी नहीं है। इसके साथ ही, जैसा मैंने पहले कहा और जैसा सोर्स भी इशारा करता है, यूएएन के जरिए मेंबर्स के लिए जो सीधी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे बिना एम्प्लॉयर के सिग्नेचर या वेरिफिकेशन के ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम फाइल करना या बैंक अकाउंट सीडिंग, ये वास्तव में एम्प्लॉयर का एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम करती हैं। उन्हें अब इन प्रोसेसेस में बिचौलिए की भूमिका नहीं निभानी पड़ती। मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूं कि यह सिर्फ मौजूदा जिम्मेदारी पर ज्यादा जोर देना है। यह भूमिका का एक क्वालिटेटिव चेंज है। एम्प्लॉयर अब सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक कंड्यूएट, एक वाहक नहीं है, वो डेटा फिड्यूशरी बन गया है जिसकी लीगल और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है। सोर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, डेटा की सटीकता ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। इसका मतलब है कि डेटा एरर्स की सीधी लायबिलिटी अब एम्प्लॉयर पर आती है और इसका एम्प्लॉयज की बेनिफिट्स तक पहुंच पर तुरंत और सीधा असर पड़ता है। अगर एम्प्लॉयर का डेटा गलत है तो एम्प्लॉय अपना ऑनलाइन क्लेम फाइल नहीं कर सकता, अपना केवाईसी अपडेट नहीं कर सकता या शायद टाइम पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं पा सकता। यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं है, यह लीगल और फाइनेंशियल रिस्क में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। एम्प्लॉयर अब सिस्टम के लिए डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी की गारंटी दे रहा है
और अगर वो फेल होता है तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टीज बल्कि संभावित लीगल एक्शन भी शामिल हो सकता है, खासकर अगर एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। इसके लिए सिर्फ बेहतर डेटा एंट्री की नहीं बल्कि मजबूत डेटा वैलिडेशन प्रोसेस, इंटरनल ऑडिट्स और शायद नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चलिए ऑटोमेटेड पेनाल्टी और इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म पर विचार करें। क्या ऑटोमेटिक कैलकुलेशन और पेनाल्टीज जैसे सेक्शन 7Q के तहत ब्याज और सेक्शन 14B के तहत डैमेजेस फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित नहीं करते? ये सब्जेक्टिव फैसलों और संभावित पक्षपात को कम करता है, जैसा पहले की व्यवस्था में हो सकता था। सबके लिए समान नियम लागू होते हैं। नई 14B रेट 12% सालाना, हाँ ठीक है, फ्लैट है, लेकिन ये सिंपल है और सब पर एक समान रूप से लागू होती है, जिससे कंफ्यूजन कम होता है। और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, जिसे सोर्स में नज एंड वॉच कहा गया है, क्या ये उन एम्प्लॉयर्स के लिए हैरेसमेंट कम नहीं करता जो ईमानदार हैं और टाइम पर कंप्लायंस करते हैं? इंस्पेक्शन अब सिस्टम द्वारा पहचानी गई वास्तविक गड़बड़ियों या रिस्क पर आधारित होते हैं, न कि रैंडम या मनमाने ढंग से। ये रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल भी है। यह है कि ये मानवीय विचार या वास्तविक कठिनाइयों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। नई 14P दर 8% प्रति माह फ्लैट सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, ये खासकर छोटी देरी के लिए पेनल्टी को काफी बढ़ा देती है। सोर्स बताता है कि पहले 2 महीने तक की देरी के लिए रेट सिर्फ 5% सालाना थी, फिर 2-4 महीने के लिए 10% सालाना, वगैरह वगैरह। अब चाहे 1 दिन की देरी हो या 29 दिन की, पूरे महीने के लिए 1% यानी 12% सालाना दर पर लागू होता है। ये उन छोटी कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा सख्त हो सकता है जो कैश फ्लो की टेम्पररी प्रॉब्लम्स या अनपेक्षित ऑपरेशनल बाधाओं का सामना कर रही हों। ऑटोमेशन का मतलब है कि सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या परिस्थितियों पर विचार किए बिना पेनल्टी लगा देगा। अपील की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन शुरुआती बोझ तो एम्प्लॉयर पर ही पड़ता है। जहां तक नज एंड वॉच का सवाल है, सोर्स इसे एक तरह के डिजिटल पेनोप्टिकॉन के रूप में देखता है। ऐसा सिस्टम जहां एम्प्लॉयर को लगातार यह महसूस होता है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। डेटा एनालिटिक्स के जरिए सिस्टम लगातार विसंगतियों को फ्लैग करता है और ऑटोमेटिकली नज या चेतावनियां भेजता है। जबकि इसका उद्देश्य कंप्लायंस को बढ़ावा देना है, यह लगातार दबाव का माहौल भी बनाता है और छोटी मोटी अनजाने में हुई गलतियों के लिए भी तुरंत पेनल्टी का खतरा पैदा करता है। यह सहयोग के बजाय निगरानी पर आधारित अप्रोच लगता है। इस चर्चा में एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट पर पड़ने वाले प्रभावों को भी शामिल करना जरूरी है। मेरा मानना है कि ईपीएफओ द्वारा जो बेहतर सर्विसेज दी जा रही हैं और जो डिजिटलीकरण हुआ है, उसने कहीं न कहीं एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को बनाए रखने और मैनेज करने के जो फायदे माने जाते थे, उन्हें कुछ हद तक कम कर दिया है। जब मेंबर्स यूएन के जरिए बेहतर पोर्टेबिलिटी, आसान ऑनलाइन क्लेम और सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो एक प्राइवेट ट्रस्ट को मैनेज करने की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट है, वो कम आकर्षक लगने लगती है। सोर्स मटेरियल में एग्जेम्पशन के वॉलंटरी सरेंडर के लिए एक डिटेल्ड एसओपी का जिक्र होना ये इस बात का संकेत देता है कि ईपीएफओ भी इस ट्रेंड को पहचान रहा है और शायद कई एम्प्लॉयर्स अब इस ऑप्शन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैं इस नतीजे से सहमत नहीं हूं कि फायदे कम हो गए हैं, बल्कि सोर्स मटेरियल का एनालिसिस ये दिखाता है कि नए नियम और एसओपीज एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए गवर्नेंस के बोझ और रिस्क को काफी बढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें बनाए रखना और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। सोर्स खास तौर पर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए जारी किए गए नए सख्त एसओपीज का जिक्र करता है। इनमें वायलेशंस को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है और कैटेगरी ए के वायलेशंस के लिए एग्जेम्पशन का मैंडेटरी कैंसलेशन निर्धारित किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्रस्ट लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक घाटे में रहता है, तो अब उसकी एग्जेम्पशन अनिवार्य रूप से रद्द कर दी जाएगी। यह पहले की स्थिति से एक बड़ा बदलाव है, जहां ऐसे मामलों में ज्यादा डिस्क्रिशन था। इसी तरह इन्वेस्टमेंट पैटर्न के उल्लंघन या क्लेम सेटलमेंट में देरी जैसे दूसरे गंभीर वायलेशंस के भी सख्त नतीजे हो सकते हैं। यह एग्जेम्पशन की स्थिति को एक हाई स्टेक प्रपोजिशन में बदल देता है, जिसके लिए बिल्कुल परफेक्ट गवर्नेंस, मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की गहरी समझ की जरूरत होती है। तो यह कहना कि फायदे कम हो गए हैं शायद सही नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखने का रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ गई है। तो इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम ओवरऑल असेसमेंट पर आते हैं। क्या ये प्रगति है? मेरा दृढ़ विश्वास है कि हाँ, ये प्रगति है। कुल मिलाकर ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है, अपनी शुरुआती चुनौतियों के बावजूद कंप्लायंस को ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और मेंबर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। ये ईपीएफओ को एक 21वीं सदी की हकीकत के साथ अलाइन करता है। डेटा एक्यूरेसी पर जो बढ़ावा जोर है, वो अंततः भविष्य के विवादों को कम करेगा, मेंबर्स को उनके बेनिफिट्स तक सीमलेस एक्सेस देगा और ईपीएफ एक्ट के जो मूल सामाजिक सुरक्षा उद्देश्य हैं, उन्हें मजबूत करेगा।
जो एम्प्लॉयर्स अच्छी प्रक्रियाओं और डेटा गवर्नेंस में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। जबकि मैं मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी के लक्ष्यों की सराहना करता हूं, मैं मानता हूं कि जो मौजूदा इंप्लीमेंटेशन है उसने एम्प्लॉयर्स पर एक अनुचित और असंतुलित बोझ और रिस्क डाल दिया है। ट्रांसपेरेंसी और मेंबर सुविधा के जो कथित लाभ हैं उनको डेटा मैनेजमेंट की बढ़ी हुई कॉस्ट, नए सिस्टम्स को अपनाने की कॉम्प्लेक्सिटी, सख्त और कई बार इनफ्लेक्सिबल लगने वाली पेनाल्टी व्यवस्था और घटी हुई प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी के सामने तौलना होगा। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर एम्प्लॉयर की भूमिका को डेटा फिड्यूशरी में बदलने की बात करती है, और यह सिर्फ शब्दावली का बदलाव नहीं है, यह जिम्मेदारी और रिस्क का एक फंडामेंटल रीएलोकेशन है। इसलिए इसे एक तरफा सरलीकरण या प्रगति कहना मेरे विचार में उन वास्तविक चुनौतियों को नजरअंदाज करना है जिनका सामना एम्प्लॉयर्स आज कर रहे हैं। यह रिस्क का एम्प्लॉयर की ओर एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ज्यादा लगता है। स्पष्ट रूप से ईपीएफओ का डिजिटल परिवर्तन नियोक्ताओं के लिए कंप्लायंस परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल रहा है, और इस पर अलग अलग दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। मेरा मानना है कि डेटा सटीकता पर बढ़ावा जोर और स्वचालित प्रक्रियाएं अंततः एक अधिक मजबूत, कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली का निर्माण करेंगी। यह प्रणाली न केवल ईपीएफ अधिनियम के सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करेगी, बल्कि लंबे समय में उन नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद साबित होगी जो अनुकूलन और अच्छी प्रक्रियाओं में निवेश करने को तैयार हैं। और मेरा मानना है कि हालांकि पारदर्शिता और दक्षता सराहनीय लक्ष्य हैं, नया डिजिटल ढांचा, विशेष रूप से संशोधित ईसीआर की कठोरता और नई, अक्सर कठोर लगने वाली दंड व्यवस्था कंप्लायंस के बोझ और वित्तीय जोखिम को चिंताजनक रूप से नियोक्ताओं पर स्थानांतरित करती है। यह तथाकथित सरलीकरण उच्च परिचालन लागत, बढ़ी हुई प्रक्रियात्मक कठोरता और घटे हुए लचीलेपन की कीमत पर आता है, जो कई नियोक्ताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो सकता है। निश्चित रूप से ईपीएफओ के इस नए डिजिटल परिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव बहुआयामी और जटिल है। यह बहस कि क्या यह वास्तव में नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाता है या जोखिमों और जिम्मेदारियों को स्थानांतरित करके इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है, शायद अभी जारी रहेगी। और इसका अंतिम प्रभाव निसंदेह नियोक्ता की तैयारी, उनके द्वारा अपनाई गई आंतरिक प्रणालियों की मजबूती और इन परिवर्तनों के प्रति उनके रणनीतिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करेगा। सोर्स मटेरियल निश्चित रूप से इन परिवर्तनों के गहरे स्ट्रेटेजिक निहितार्थों और प्रभावी अनुपालन प्रबंधन के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आगे विचार करने के लिए प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान करता है। अंतिम निष्कर्ष निकालना हमेशा की तरह हम अपने प्रबुद्ध श्रोताओं पर छोड़ते हैं। आज के विचार विमर्श में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।